अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? वेल, तो हम लास्ट क्लास में डायबिटीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। कैन एनीबॉडी डिफाइन कि व्हाट इज़ डायबिटीज़ मेलाइटस? वेरी गुड इवनिंग बेटा। कैन एनीबॉडी डिफाइन कि व्हाट इज़ डायबिटीज़ मेलाइटस? जज़ाकल्लाह बेटा, थैंक यू वेरी मच। हमने लास्ट टाइम आई थिंक डिफरेंट काजेज़ भी डिस्कस किए थे ना डायबिटीज़ के। या नहीं? आई थिंक किए थे। कि एक क्लास में हम डायबिटीज़ डिस्कस कर लेते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ सिर्फ डिस्कस कर लेते हैं, और दूसरी क्लास में हम लीवर सिरोसिस के बारे में डिस्कस कर लेंगे, राइट? ओके, तो क्या होती है डायबिटीज़, कैसी होती है? कोई इज़ देयर एनी मैकेनिज्म? क्या होता है डायबिटीज़ के अंदर? कुछ आइडिया क्योंकि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया हो और आप लोगों को पता चल गया हो कि डायबिटीज़ ये चीज़ है या डायबिटीज़ इसका नाम है। वालेकुम अस्सलाम बेटा। या पूरी क्लास में पता ही नहीं चला था कि हमने डायबिटीज़ ही डिस्कस कर लिया था? ऐसे था। ओके, पेंक्रियाज में प्रॉब्लम होगी। बेटा पेंक्रियाज में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? वालेकुम अस्सलाम बेटा, होप सो आप ठीक होंगी। बेटा पेंक्रियाज में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अगर पेंक्रियाज ठीक है तो क्या बंदे को डायबिटीज़ नहीं होगी? व्हाट डू यू थिंक? अच्छा, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज ड्यू टू इनसफिशिएंट इंसुलिन। ओके, चलें, ये बात आप मान जाता हूँ, टाइप 2 की बात कर रहे हैं कि इनसफिशिएंट उसमें इंसुलिन हो सकती है। लेकिन हमने जो डिस्कस किया था दैट वाज अबाउट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के बारे में हमने डिस्कस किया था। अच्छा, बीटा सेल पेंक्रियाज के डैमेज होते हैं। मैं कहता हूँ अगर बीटा सेल ठीक है, इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन जो रिसेप्टर्स हैं उनके ऊपर एंटीबॉडीज़ अटैच हो चुकी हैं, तो व्हाट डू यू थिंक के और लीवर पेंक्रियाज का प्रॉब्लम हो सकता है, ये बीटा सेल डैमेज हो सकते हैं? बेटा इट्स नॉट नेसेसरी कि बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन हो गई है। अगर सपोज हमने इसमें ये भी डिस्कस किया था कि ऑटो एंटीबॉडीज़ भी होती हैं, वो क्या करती हैं, जाकर रिसेप्टर के ऊपर अटैच हो गई हैं। GLUT2, GLUT3, GLUT1, GLUT2 या GLUT4 रिसेप्टर्स हैं जिनके थ्रू ग्लूकोज ने सेल के अंदर जाना होता है। अगर रिसेप्टर्स के ऊपर एंटीबॉडीज़ अटैच हो गई हैं, पीछे से इंसुलिन सपोज प्रोड्यूस हो रही है, तो डू यू थिंक कि ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगी? डेफिनेटली नहीं जाएगी। तो उसमें जो पेंक्रियाज के सेल्स हैं वो तो ठीक हैं। तो अगर आप डिफ़ाइन करेंगे तो आप फैट, ग्लूकोज और प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म को लेकर डिफ़ाइन करेंगे। अब ये जो ग्लूकोज होता है, फैटी एसिड होते हैं, इनको जो बॉडी होती है एज ए एनर्जी सोर्स यूटिलाइज कर रही होती हैं। डेफिनेटली बेटा रिसेप्टर साइट्स जो हैं वो ऑक्यूपाइड अगर हो गई हैं, उनके ऊपर एंटीबॉडीज़ ने आके अटैक कर दिया है, तो पीछे से तो पेंक्रियाज तो प्रोड्यूस कर रहा है ना इंसुलिन, पेंक्रियाज में तो मसला नहीं है, लेकिन उस पेशेंट्स को भी डायबिटीज़ हो जाती है। अब दूसरी एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि जो जिस्टेशनल डायबिटीज़ होती है उसमें क्या पेंक्रियाज के सेल डिस्ट्रॉय होते हैं? जिस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस होती है, बट डू यू थिंक कि उसमें पेंक्रियाज के सेल की डिस्ट्रक्शन होती है, बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन? आप कहेंगे नहीं। तो उसको डायबिटीज़ क्यों कहा जाता है फिर? कॉमन क्वेश्चन है बेटा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, वेलकम। एक कॉमन क्वेश्चन ये है
कि अगर सपोज जेस्टेशनल डायबिटीज़ है कि डू यू थिंक कि उसके अंदर बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन होती है, या बीटा सेल इंसुलिन सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते? वालेकुम अस्सलाम बेटा। व्हाट डू यू थिंक, अगर उसमें इंसुलिन सफिशिएंट अमाउंट में भी प्रोड्यूस हो रही होती है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे होता है? रिसेप्टर के ऊपर प्रॉब्लम होता है कि वहाँ जहाँ पे इंसुलिन या के अटैच होना होता है, सेल के अंदर जाना होता है, वो रिसेप्टर्स आर ऑक्युपाइड बाई HCG। अब देखें प्रॉब्लम कहाँ पे है, रिसेप्टर के ऊपर है, जिसकी वजह से आगे जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है दैट विल बी अल्टर्ड। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म या फैट की मेटाबॉलिज्म जब अल्टर्ड हो जाती है, उसके रिजल्ट में हाइपरग्लाइसीमिया एग्जिस्ट करता है, तो उसको डायबिटीज मेलाइटस कहा जाता है। नो डाउट आप सही कह रहे हैं कि ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है। अब ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होने के पीछे वजह क्या है, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। GDM is a condition in which hormone made by the placenta prevents the body from using insulin effectively. ग्लूकोज ओके ठीक है। प्लेसेंटा डेफिनेटली बेटा, अगर आप ये हार्मोन का नाम लिखते हैं ना कि जो प्लेसेंटा से बन रहा होता है, तो आप इसकी एक एक्यूरेट डेफिनेशन की तरफ जा सकते हैं। ओके बेटा, GDM कंडीशन है, अच्छा गूगल से डेफिनेटली आपने डेफिनेशन ली होगी, है ना? गूगल भी यही कह रहा होगा कि ये भी प्लेसेंटा का हार्मोन नहीं उसने बताया होगा, वो कह रहा होगा कि प्लेसेंटा से हार्मोन प्रोड्यूस होता है। अल्लाह पूछेगा होते को गूगल को लुई थे थोड़े को लुई। गूगल को फॉलो ना किया करें, कुछ चीज़ें गूगल सही बता रहा होता है लेकिन प्रॉपर नहीं बताता। ओके बेटा, मैं ये बता रहा था कि एक ऐसा प्रोसेस या एक ऐसा मैकेनिज़्म जिसके अंदर जो मेटाबॉलिज्म है, फैट का मेटाबॉलिज्म है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है या प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म है, वो अल्टर्ड हो जाता है। उसके रिजल्ट में जो ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। जब ऐसी कंडीशन एग्जिस्ट करेगी तो उसको डायबिटीज़ मेलाइटस कहा जाता है। ओके बेटा, ये प्रोजेस्टेरॉन नहीं है, ये HCG होता है, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन होता है, दैट इज मेड बाय द प्लेसेंटा। बेटा गूगल से जब डेफिनेशन लेंगे तो अल्लाह ने ही पूछना है। एनी हाउ, ये हमने लास्ट टाइम भी कुछ चीज़ें डिस्कस की थी कि जब आप खाना खाते हैं तो उसके रिजल्ट में क्या क्या होता है। बेटा हम प्रेगनेंसी की बात कर रहे थे, GDM की बात कर रहे थे। इन्होंने कहा था एग्जैक्टली इन्होंने ये कहा था कि पेंक्रियाज, मैंने क्वेश्चन ये पूछा था, अब अगेन बेटा बता रहा हूँ। क्वेश्चन वाज दैट कि जो डायबिटीज़ मेलाइटस है उसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है, तो उन्होंने कहा था कि पेंक्रियाज के सेल की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, और मैं जस्टिफाई कर रहा था कि पेंक्रियाज के सेल की डिस्ट्रक्शन होना ज़रूरी नहीं है। इनसफिशेंट इनसफिशेंट इंसुलिन प्रोड्यूस होना, ये बात मानी जा सकती है, ठीक है। लेकिन बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन की वजह से भी डेफिनेटली डायबिटीज़ हो जाती है, लेकिन एक प्रॉपर डेफिनेशन के लिए हमें ये ज़रूरी होता है कि उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म हो, तो ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म हो,
चाहे वो फैट की मेटाबॉलिज्म हो, चाहे वो प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म हो, दैट विल बी अल्टर्ड। उस कंडीशन को हमने डायबिटीज़ का नाम दिया था। ओके, गायनी में पढ़ा था, ठीक है। तो इसलिए एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर अब एग्जाम्पल को जस्टिफाई मैं ऐसे कर रहा था कि जो जीडीएम है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस है, उसके अंदर देखें जेस्टेशनल डायबिटीज़ के अंदर के ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है, लेकिन डू यू थिंक कि उसमें पेंक्रियाज के सेल प्रोड्यूस कर रहे होते हैं? ओके, वालेकुम अस्सलाम बेटा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे जीडीएम की। चलें छोड़े, वो एक सेकेंडरी चीज़ है, हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। तो डीएम इज़ अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। अब यहाँ से बात हमारे पास आ जाती है कि जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है उसमें मेटाबॉलिज्म किसकी अल्टर्ड होती है? उसमें ग्लूकोज की अल्टर्ड हो, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट्स की अल्टर्ड हो रही होती है, प्रोटीन की अल्टर्ड हो रही होती है, और फैट की मेटाबॉलिज्म अल्टर्ड हो रही होती है। क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया, क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया चाहे वो टाइप 1 की वजह से है या टाइप 2 की वजह से है। ठीक है, ये हमने लास्ट अच्छी तरह मेरा ख्याल है डिस्कस कर लिया था। मूविंग टूवर्ड्स टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस हम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आप लोग पढ़ा करें। अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपको पता है फिर क्या हो सकता है। वी आर जस्ट सफरिंग ऑलवेज देयर। इंसुलिन के मेटाबॉलिज्म के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। इंसुलिन स्टिमुलेशन के मैकेनिज्म के बारे में हमने डिस्कस किया था। पैथो के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था। ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कैसे अल्टर्ड होता है ये भी हमने डिस्कस किया था। प्रोटीन कैसे अल्टर्ड होता है, और ये फैट, ये तीन मेटाबॉलिज्म जब अल्टर्ड होते हैं तो उसके पीछे काज क्या होती है? कोई इम्यूनोलॉजिकल काज हो सकती है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस होती है, तो उसके रिजल्ट में इनके अंदर अल्ट्रेशन आना शुरू हो जाती है। ओके, वालेकुम अस्सलाम बेटा, जल्दी ऑनलाइन हो जाया करें प्लीज़। ठीक है, तो आज हमने टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में डिस्कस करना है। जुवेनाइल डायबिटीज़ का वर्ड आपने मोस्टली सुना होगा। इसके अलावा इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस के वर्ड सुना होगा। चाइल्डहुड ऑनसेट डायबिटीज़ के वर्ड सुना होगा, जिसे मोडी भी कहा जाता है। मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग भी से कहा जाता है। तो ये तीन चार नाम है इसके। अब ये सोचिएगा कि ये जो टाइप 1 डायबिटीज़ है और टाइप 2 है, इसमें फ़र्क क्या है। चलें ये एक एंड पे हम डिफ्रेंशिएशन बना लेंगे कि टाइप 1 के अंदर क्या होता है और टाइप 2 के अंदर क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल आपको बेटा जीडीएम का बता दिया था मैंने, आई थिंक। ओके, श्योर, ठीक है। तो जीडीएम का ऑलरेडी मैंने बता दिया था। और हम इंसुलिन डिपेंडेंट की बात कर रहे हैं। वाई इट इज़ कॉल्ड इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस का क्या मतलब हो सकता है? एंड वाई इट इज़ कॉल्ड इंसुलिन डायबिटीज़ मेलाइटस, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, और टाइप 2 इज कॉल्ड नॉन इंसुलिन डायबिटीज़, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। तो व्हाट डू यू थिंक इनके अंदर मेनली क्या डिफरेंस हो सकता है जिसकी वजह से इनको इंसुलिन डिपेंडेंट और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस कहा जाता है? एग्जैक्टली बेटा ऐसे ही है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि ये टाइप 1 को इंसुलिन डिपेंडेंट क्यों कहा जाता है और टाइप 2 को नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट क्यों कहा जाता है? बिल्कुल आप सही बता रही हैं। मैं ऑलवेज एग्री विद यू, लेकिन मुझे ये आंसर कर दें कि इनको कहा क्यों जाता है। जल्दी बेटा, टाइम इज। ओके वेल, इसमें इंसुलिन के बगैर ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन नहीं होता। ठीक है, चलें ये बात भी आपकी मान लेते हैं कि इंसुलिन के बगैर डायबिट
ऐसा क्या होता है, व्हाट डू यू थिंक, ब्लड इसमें इंसुलिन देना ज़रूरी हो जाता है? अब यहाँ पे आ जाइए, बात कीजिएगा कि बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन हो जाती है। मैं आपकी बात पे एग्री कर जाऊँगा, मैं आपकी बात मान जाऊँगा। अब इसी बेस पे, इन्हीं की बेस के ऊपर ना क्यू डिक्लाइन, ओके एग्जैक्टली। अब यहाँ पे आप बात कर सकते हैं कि एक्यूट इंसुलिन डेफिसिट ड्यू टू बीटा सेल डिस्ट्रक्शन, मान जाते हैं बात, ये बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल आप सही बता रही हैं कि टाइप 1 के अंदर होता क्या है कि जो बीटा सेल्स होते हैं उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। अब ये आगे सुनिएगा कि इसके अंदर भी दो टाइप्स होती हैं। जो मेटाबॉलिक प्रोसेस पढ़े हैं उनमें डिफरेंस होता है। बेटा क्या पूछना चाह रही हैं? ओके एग्जैक्टली बेटा, टाइप 2 के अंदर ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट से डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जा रहा होता है, नो डाउट, बिल्कुल ठीक है। बिकॉज इंसुलिन, एक मिनट, बिकॉज इंसुलिन किधर गया है? ओके, 2 में इंसुलिन के बगैर रिकवर इंसुलिन रेजिस्टेंस और रिसेप्टर्स आर ऑक्युपाइड इन टाइप 2। ओके वेल एग्जैक्टली यू आर राइट कि टाइप 2 के अंदर बिल्कुल रिसेप्टर्स ऑक्युपाइड हो जाते हैं, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, एग्जैक्टली ऐसे ही हो रहा होता है। ओके वेल वेरी गुड, आप लोग पढ़े लिखे हैं और अच्छा पढ़ा हुआ होगा। लेकिन अब हम टाइप 1 की बात करते हैं, ज़रा टाइप 1 पे वापस आ जाएं। बेटा कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, ये तीनों मेटाबॉलिज्म जो होते हैं इनके अल्टर्ड हो जाते हैं। और ये अल्टर्ड कैसे होता है, ये पीपीटी में शो किया हुआ है, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आती तो मैं इसको रिपीट कर दूंगा, आप एक दफ़ा इनको देखिएगा कि अल्ट्रेशन कैसे होती है, ठीक है। अब हम टाइप 1 की तरफ बात कर रहे थे। टाइप 1 के अंदर बेटा बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन हो जाती है। अब जो टाइप 1 है ना, इसको भी टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। अब ये टाइप 1 जो है, इसकी आगे सब टाइप्स हैं। अब ये सब टाइप्स क्या हैं? अब इसके अंदर एक टाइप ए होती है, टाइप 1 ए होती है, वो इम्यून मीडिएटेड डायबिटीज़ होती है। और जो टाइप 1 बी होती है वो इडियोपैथिक होती है, जो कि नॉन इम्यून रिलेटेड होती है या नॉन इम्यून मीडिएटेड होती है। अब ये दो डिफ्रेंशिएशन है इसके अंदर बेटा, कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस है उसके अंदर होता क्या है कि बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है। अब जो बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन होती है या ये टाइप 1 है, उसको आगे डिवाइड किया गया है, सब डिवाइड किया गया है इनटू टू टाइप्स। अब टाइप 1 जो ए कैटेगरी है, ओके ओके ठीक है, दोबारा बता देता हूँ बेटा कि जो टाइप 1 है इसमें बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन होती है, पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो जाती है। और इसको ना दो फॉर्म में डिवाइड किया जाता है। दो फॉर्म कौन कौन सी हैं? टाइप 1 ए दैट इज इम्यून मीडिएटेड डायबिटीज, एंड टाइप 1 बी दैट इज इडियोपैथिक, या उसको नॉन इम्यून मीडिएटेड भी कहा जाता है। अब ये जो दो चीज़ें हैं ना, ये समझना आप लोगों के लिए बड़ा इजी हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा सोचें कि टाइप 1 को दो हिस्सों में क्यों डिवाइड किया गया है। अच्छा आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ का बेटा पेज को रिफ़्रेश करके देखें ज़रा जल्दी से। ओके बेटा दोबारा कंफर्म करें, आवाज़ आ रही है? ओके वेल, हम बात कर रहे थे टाइप 1 के अंदर। ओके बाकी लोगों को आवाज़ क्लियर आ रही है? ओके वेल वापस आ जाते हैं। बात कर रहे थे टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में। अब जो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस है इसमें बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन हो रही होती है, पैंक्रियाटिक बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन होती है। और होता क्या है, इसको दो डिवीजन के अंदर डिवाइड किया जाता है, दो कैटेगरीज इसकी बनाई जाती हैं। एक टाइप 1 होती है, टाइप 1 ए, जिसको इम्यून मीडिएटेड कहा जाता है, वेल ओके ओके ठीक है। और दूसरी होती है टाइप 1 बी, जिसको एडियोपैथिक या नॉन इम्यून रिलेटेड कहा जाता है।
बेटा ओके, कहीं शोर भी एंड हो जाएगा। ओके, जल्दी टाइप वन की बात कर रहे थे बेटा। टाइप वन के अंदर मैं आपको दो चीज़ें बता रहा था। वन वाज टाइप ए, इम्यून मीडिएटेड डायबिटीज मेलाइटस होती है, और दूसरी टाइप वन बी जो होती है, टाइप वन उसका बी पार्ट है, दैट इज एडियोपैथिक होती है, ये नॉन इम्यून मीडिएटेड डायबिटीज होती है। अब देख लेते हैं कि टाइप वन के अंदर क्या होता है और टाइप वन ए और टाइप वन बी के अंदर क्या होता है। अब एक वर्ड आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ने बोला है कि इम्यून मीडिएटेड है, तो इम्यून मीडिएटेड से आपके माइंड में ये चीज़ आनी चाहिए कि इम्यून मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन ऑफ अगर बीटा सेल हो रही है तो दैट इज टाइप वन ए इम्यून मीडिएटेड डायबिटीज मेलाइटस, और इसको कॉमनली टाइप वन भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो इम्यून सेल्स होते हैं, जो बॉडी के इम्यून सेल्स होते हैं, ऑटो इम्यूनिटी डिवेल्प होना शुरू हो जाती है। और ऑटो इम्यूनिटी क्या करती है कि वो जो बीटा सेल्स होते हैं, पेंक्रियाटिक बीटा सेल्स होते हैं, उनके डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। इसलिए इनको जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहा जाता है, क्योंकि ये यंग पीपल के अंदर हो रही होती है। ओके, अब ये जो टाइप वन होती है, इसको आप यू कैन डिफाइन एज के कैटाबोलिक डिसऑर्डर्स होता है, जिसमें एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है। जब एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी होगी तो उसके रिजल्ट में जो ग्लूकोज का लेवल है वो हाई होना शुरू हो जाएगा, और बॉडी के अंदर जो फैट पड़े हैं, जो प्रोटीन्स पड़ी हैं, उनकी ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है। अगेन बेटा बता रहा हूँ कि जो इम्यून मीडिएटेड होती है टाइप वन ए डायबिटीज़ मेलाइटस, इसके अंदर इम्यून मीडिएटेड बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन होती है, और ये यंग एज में हो रही होती है, बच्चों में हो रही होती है। कभी भी इम्यूनिटी, ऑटो इम्यूनिटी जब एक्टिवेट हो जाती है तो वो क्या करती है कि जो पेंक्रियाटिक बीटा सेल्स हैं उनकी डिस्ट्रक्शन कर देते हैं। जब पेंक्रियाटिक बीटा सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो जाती है तो उसके रिजल्ट में एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन होना शुरू हो जाती है। जब एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन होएगी तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है, दैट इज नोन एज हाइपरग्लाइसीमिया। अब इसमें जब हाइपरग्लाइसीमिया होएगा तो प्रोटीन्स की कैटाबॉलिज्म होना शुरू हो जाएगी, फैट्स की कैटाबॉलिज्म होना शुरू हो जाएगी, और ये जो कैटाबॉलिज्म है ये डिवेल्प करती है कीटोएसिडोसिस को। और दूसरा, जैसे ही इंसुलिन की प्रोडक्शन होती है तो इंसुलिन का हमने एक फंक्शन डिस्कस किया था, दैट वाज कि जैसे इंसुलिन प्रोड्यूस होएगी तो ये इनहिबिशन ऑफ लिपोलाइसिस कर देती है, जो फैट की ब्रेक डाउन है उसको इनहिबिट कर देती है। इसके अलावा फ्री फैटी एसिड प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम द फैट सेल्स, और जब इंसुलिन नहीं होएगी तो कीटोसिस डिवेल्प होना शुरू हो जाती है, जब ये फैटी एसिड फैट सेल से रिलीज होते हैं और दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू कीटोन्स, और लीवर के अंदर ये कीटोन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जैसे ही इंसुलिन डिक्रीज होएगी तो उसके रिजल्ट में वो लोग जो कि टाइप वन ए डायबिटीज मेलाइटस के साथ होंगे उनको एक्सोजीनियस इंसुलिन रिक्वायर्ड होती है, ताकि ये जो कैटाबोलिक स्टेट डिवेल्प हो रही है इसको रिवर्स किया जा सके और ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल किया जा सके। तीसरी चीज, उस कीटोन्स को प्रिवेंट किया जा सके। अब जो टाइप वन डायबिटीज मेलाइटस होती है इसमें हम इंसुलिन इसलिए दे रहे होते हैं कि पहली कंडीशन कि कैटाबोलिक स्टेट को इनहिबिट किया जा सके, दूसरा ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल किया जा सके या नॉर्मलाइज किया जा सके, तीसरी कंडीशन ये जो कीटोन प्रोड्यूस हो रहे होते हैं उनको प्रिवेंट होने से बचाया जा सके, कीटोसिस को प्रिवेंट होने से रोका जा सके। तो ये तीन कंडीशन ऐसी होती हैं जो कि इंसुलिन ना देने की वजह से हो रही होती हैं। अगर इंसुलिन देंगे तो दैट विल बी इनहिबिटेड।
इसलिए इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस कहा जाता है। गॉट इट? इसके अलावा ऑटो इम्यूनिटी के में ये एक और जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी आता है कि अगर जीन्स के अंदर कोई प्रेडिस्पोजिशन हो गई है, लाइक डायबिटीज जेनेटिक जीन्स होती हैं, या कोई इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स हैं, कोई इन्वायरमेंटल इवेंट्स अकर हुए हैं, तो उसके रिजल्ट में भी ये इन्फेक्शन होता है, और ये टी सेल मीडिएटेड, टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है अगेंस्ट द बीटा सेल्स, और बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है। अगेन बता रहा हूँ बेटा कि क्या होता है कि टाइप 1A डायबिटीज़ के अंदर, जिसको हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी कह रहे थे, उसमें जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन भी हो सकती है। ओके, एट द एंड बेटा मैं समराइज कर दूंगा इसको। ओके, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की अगर हम बात कर रहे थे, जिसमें हमने जीन्स के बारे में डिस्कस किया है कि जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन भी हो सकती है, जिसको डायबिटोजेनिक जीन्स भी कहा जाता है। बेटा 15 मिनट तक आपको ब्रेक दे दूंगा। और डेफिनेटली बेटा है, स्लाइड्स के ऊपर भी है, स्लाइड्स के ऊपर भी है, ये आपको स्लाइड्स के ऊपर भी मिलेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो मैंने स्लाइड्स अपलोड की हैं, ये ओल्ड वन वाली पीपीटीज़ हैं। न्यू वन वाली पीपीटीज़ मैं अगेन आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, और ये माइट भी हो सकता है कि न्यू वन वाली हूँ। एनी हाउ आपको ये मिल जाएंगी, ये और ऊपर लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ऑटो इम्यून्स की हम बात कर रहे थे, तो दैट इज मोस्टली टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, जो कि बीटा सेल एंटीजन के अगेंस्ट ट्रिगर हो रहा होता है। जैसे ही बीटा सेल एंटीजन के अगेंस्ट ट्रिगर होएगा, तो जो बीटा सेल्स हैं उसकी डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है। अब ये जो टी लिम्फोसाइट्स सेल्स हैं, टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, ये बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे ही बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन होएगी, तो जो इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही थी वो नहीं होएगी। और इसमें मेनली जो जीन इन्वॉल्व हो रही होती है बेटा, वो एक बुक तो मेरा ख्याल है फोर्थ के अंदर ही मेंशन किया गया है कि क्रोमोसोम 6 के ऊपर हो रही होती है। 6 वाला जो क्रोमोसोम होता है उसके ऊपर प्रॉब्लम आ रहा होता है, जेनेटिक डिफेक्ट हो रहा होता है उसके अंदर। और उस जीन को ह्यूमन एच एल ए भी कहा जाता है। HLA स्टैंड्स फॉर ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन भी उसे कहा जाता है। और ये 6 क्रोमोसोम के ऊपर, आई थिंक 6 है मेरा ख्याल है, या 8 है, 6 है मेरा ख्याल है, लेकिन ये मैं आपको कंफर्म कर दूंगा, अगर आप लोग बुक पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा। मेरा ख्याल है कि 6 है, 6 क्रोमोसोम के ऊपर ये HLA जो है, जो एंटीजन ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन है, वो लोकेट होता है और उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा MHC भी होता है, MHC बन जाता है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स बनता है, ये भी इनहेरिटेंट होता है। और ये भी आई थिंक 6 क्रोमोसोम के ऊपर जीन को इनकोड कर रहा होता है। और एक स्टडी में पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा हुआ था, उन्होंने भी टाइप 1 के ऊपर रिसर्च की हुई थी, उसमें ये मेंशन किया हुआ था कि अगर एक पेशेंट है, अगर वो टाइप A1 या 1A डायबिटीज़ का है, तो उसकी अगर किसी के साथ शादी हो गई है, तो उसमें जो चिल्ड्रन की डेवलपमेंट है, चिल्ड्रन डेवलपमेंट में जो टाइप A डायबिटीज़ है वो 3 to 4% प्रेजेंट होती है। अगर पेरेंट्स में से किसी एक को टाइप A1 डायबिटीज़ डिजीज़ है, तो उसके चिल्ड्रंस के अंदर इसकी जो डेवलपमेंट वो 3 to 4% है, कि चिल्ड्रन के अंदर भी ये डेवलप होना शुरू हो जाएगी ऑटो इम्यूनिटी, जिसके अंदर हमने HLA के बारे में डिस्कस किया है, HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। इसके अलावा MHC मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स बन रहा होता है, और ये भी क्रोमोसोम 6 के ऊपर इनकोड करके उसको डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। अच्छा, अब होगा क्या इसके अंदर के टाइप A1 जो डायबिटीज मेलाइटस होती है, उसमें हाइपरग्लाइसीमिया कैसे होगा? कि जब बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, जब बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, बीटा सेल डिस्ट्रक्शन होने के रिजल्ट में जो इंसुलिन है वो तो सिक्रीट नहीं होएगी। जब इंसुलिन सिक्रीट नहीं होएगी, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा
ग्लूकोज का लेवल एलिवेट हो जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज ने सेल के अंदर जाना होता है, सेल के अंदर जाने के लिए इंसुलिन ही नहीं मिलेगी, तो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो कंसिस्टेंटली हाई रहेगा, और उस कंडीशन को हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। इसके अलावा जो ऑटो एंटीबॉडीज होती हैं, उसमें जो ऑटो एंटीबॉडीज होती हैं उस टू मेजर ऑटो एंटीबॉडीज बन रही होती हैं। एक बनती है इंसुलिन ऑटो एंटीबॉडीज, जिनको IAAs कहा जाता है, और दूसरी जो बनती हैं वो आइलेट सेल एंटीबॉडीज बनती हैं। अब ये जो आइलेट एंटीबॉडीज़ हैं या इंसुलिन ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं, इन्होंने काम क्या करना होता है कि इन्होंने जो बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स हैं उनके ऑटो एंटीजन के साथ एक्ट करना होता है। जैसे ही ऑटो एंटीजन के साथ एक्ट करते हैं तो एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनाना शुरू कर देते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी जैसे ही कम्प्लेक्स बनता है तो उसके रिजल्ट में बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है। अब जैसे ही बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन आएगी बाकी वही मसला हो सकता है। इसके अलावा सर्टेन अदर्स इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हो सकती हैं, ऑटो एंटीबॉडीज़ हो सकती हैं, इम्यून जिसके अंदर अगर पेशेंट सफ़र कर रहा है फ्राम रूमाटॉइड आर्थराइटिस, तो जब रूमाटॉइड आर्थराइटिस वाला पेशेंट होता है उसके अंदर भी ऑटो एंटीबॉडीज़ डेवलप हुई होती हैं, वो भी जाके बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। इसके अलावा एडिसन डिजीज़ हो सकती है, ग्रेव डिजीज़ हो सकती है। तो ये वो डिजीज़ होती हैं जिनके अंदर ऑटो एंटीबॉडीज़ डेवलप हो चुकी होती हैं। ऑटो एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, जाके कहीं पे भी जिन एंटीजन मिलता है, ऑटो एंटीजन मिलता है, तो ऑटो इनगल्फिंग करना शुरू कर देते हैं, उन एंटीबॉडीज़ को, उन एंटीजन्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती हैं। जैसे ही उनकी डिस्ट्रक्शन होएगी, वाई एंटीबॉडीज़ किसके साथ है? वाई एंटीबॉडीज़ बेटा, वाई एंटीबॉडीज़ कौन सी होती हैं? वाई एंटीबॉडीज़ कौन सी होती हैं बेटा? ऑटो और आइलेट्स। क्वेश्चन बेटा पूछना क्या चाह रही हैं बेटा? ऑटो आइलेट्स ऑफ लैंगर्स एंड सेल्स होते हैं, वहाँ पे एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, तो ये ऑटो एंटीबॉडीज़ जो होती हैं उनके जाके साथ एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनाती हैं, या मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स बन रहा होता है। और ये क्रोमोसोम 6 के ऊपर मैंने जीन्स के क्रोमोसोम 6 के ऊपर जो कि HLA को एनकोड कर रही होती हैं वहाँ पे डिस्ट्रक्शन करवा देती हैं। इसके अलावा टाइप 2 के अंदर हमने डिस्कस किया था कि ये कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से हो सकती है, लेकिन मेनली इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी जीन्स के ऊपर इफेक्ट कर रहे होते हैं। अगर कोई इन्वायरमेंट के अंदर प्रॉब्लम आ गया है तो डेफिनेटली वो क्या करते हैं, जीन्स के ऊपर भी इफेक्ट कर रहे होते हैं। एक चीज़ और आपको बतानी है कि टाइप 1 के अंदर ना एक पीरियड होता है दैट इज़ नोन एज हनीमून पीरियड। हनीमून पीरियड भी उसको कहा जाता है, या एक और टर्म भी यूज़ हो रही थी, उसको एक और पीरियड का नाम भी दिया जा रहा था, वो क्या था, आई फॉरगेट एट दैट टाइम। अब ये जो हनीमून पीरियड है इसमें बेटा क्या होता है कि जैसे ही बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन हो रही होती है ना, साथ में अगर कोई बंदा टेस्ट करवा रहा होता है, तो डिस्ट्रक्शन के साथ साथ जो बीटा सेल्स हैं वो शॉर्ट पीरियड के लिए रीजनरेट भी कर रहे होते हैं। अब जैसे ही वो रीजनरेट करते हैं तो उसके रिजल्ट में जो डायबिटीज़ के सिम्टम्स हैं वो डिसअपेयर होना शुरू हो जाती हैं, और जो इंसुलिन रिजेक्शंस होती है दैट आर रिड्यूस्ड, और जैसे इन सम कंडीशंस के वो कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ये जो पीरियड होता है दैट इज़ नोन एज हनीमून पीरियड। अगेन बता देता हूँ बेटा कि हनीमून पीरियड के अंदर क्या होता है कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ जैसे डायग्नोज हो जाती है, डायग्नोसिस के साथ साथ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो बीटा सेल्स हैं उनकी रीजनरेशन हो रही होती है। जैसे बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन हुई है उसके साथ उसकी रीजनरेशन होना शुरू हो जाती है, और ये रीजनरेशन क्या करती है कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो डायबिटीज़ के सिम्टम्स हैं वो डिसअपेयर होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो सिम्टम्स डिसअपेयर होंगे तो मीनिंग टू से कि इंसुलिन इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, या जो इंसुलिन इंजेक्शन है उसकी जो नीड होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो वो जो पीरियड होता है दैट पीरियड इज नोन एज हनीमून पीरियड।
ओके, तो दैट वाज अबाउट आई थिंक डायबिटीज़ वन, टाइप वन डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में था जो कि हमने डिस्कस किया है। और जो टाइप टू है उसमें थोड़ी सी मोटी मोटी चीज़ें आपको बता देता हूँ कि उसमें नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट हाँ सॉरी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस होती है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो मेटाबॉलिक अबनॉर्मलिटीज़ होती हैं जो ये टाइप टू के अंदर होती हैं, उनमें पहली जो अबनॉर्मलिटी जैसे आप पहले बता रहे थे कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाती है, एक कंडीशन। दूसरी में ये होता है कि डी अरेंज सेक्रीशन ऑफ इंसुलिन बाय द पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स। तीसरा, लीवर से ग्लूकोज की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। तो टाइप टू के अंदर मेनली ये तीन काम हो रहे होते हैं जो कि टाइप वन के अंदर नहीं होते। पहला काम कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाती है। दूसरा काम, लीवर से ग्लूकोज की प्रोडक्शन ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। और तीसरा काम ये होता है कि जो पेंक्रियाटिक बीटा सेल्स होते हैं उनसे जो इंसुलिन की सेक्रेशन है वो डी अरेंज होना शुरू हो जाती है। तो ये तीन काम हो रहे होते हैं। ओके, हम देख लेते हैं स्लाइड्स के ऊपर टाइप वन के बारे में। उसके बाद हम इंशाल्लाह आफ्टर योर मिड टर्म टाइप टू डिस्कस करेंगे और देन इनका डिफरेंस देखेंगे, इनकी कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती हैं दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक रेटिनोपैथी हो रही होती है, नेफ्रोपैथी हो रही होती है, न्यूरोपैथी हो रही होती है, ये किस तरह डेवलप होती है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कीटोएसिडोसिस कैसे होती है। ओके बेटा, स्लाइड्स अब चेंज होने लगी हैं। तो टाइप वन हैज़ यूनिवर्सली रिप्लेस्ड सेवरल फॉर्मर्स टर्म्स इंक्लूडिंग चाइल्डहुड डायबिटीज़ मेलाइटस भी इसे कहा जाता है। इसके अलावा जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं उसमें हमने पहले भी डिस्कस किया है कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ऑटो इम्यूनिटी जेनेटिक डिसऑर्डर्स में। इसमें हमने जेनेटिक डिसऑर्डर्स के अंदर हमने HLA के बारे में डिस्कस किया है, MHC के बारे में डिस्कस किया है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स होता है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन होता है। तो ये डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। एक्सपोजर टू वायरसेस हो सकता है, एक्सपोजर टू वायरसेस या सर्टेन अदर डिजीजेस, जिसमें हमने एडिसन डिजीज़ को डिस्कस किया है कि एडिसन डिजीज़ ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। इसके अलावा रूमाटाइड आर्थराइटिस के बारे में डिस्कस किया कि रूमाटाइड आर्थराइटिस की वजह से भी होना शुरू हो जाता है। ओके बेटा, ये कीमो इंड्यूस्ड भी हो सकते हैं। इसमें भी ये होता है कि वो जो आपकी कीमोथेरेपी होती है वो जाके या तो रिसेप्टर डिस्ट्रॉय कर रही होती है या कीटोन प्रोडक्शन ज़्यादा कर रही होती है, उस वजह से भी हो सकता है। एग्जैक्टली बेटा, और ये कीटोन जो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं डेफिनेटली ये यूरन से एलिमिनेट हो रहे होते हैं। इसके अलावा ये जो कीटोन्स होते हैं ये एज ए एनर्जी सोर्स भी यूज़ हो रहे होते हैं, जो ब्रेन है इसको एनर्जी सोर्स के तौर पे भी यूटिलाइज कर रहा होता है। इसके अलावा मोस्ट ऑफ अन अकर्स इन द पीपल अंडर 30 ईयर्स ऑफ एज होता है, या इनका जो ऑन सेट होता है वो लेस दैन 30, इवन 25 ईयर्स ऑफ एज भी मेंशन किया गया कि लो 25। चिल्ड्रन के अंदर भी डिवेल्प हो रहा होता है क्योंकि ऑटो इम्यूनिटी की वजह से किसी टाइम भी उनके बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन हो सकती है। और जो इसका पीक ऑनसेट होता है वो 11 टू 13 ईयर्स ऑफ एज में होता है। और प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स होती है। ऑटो एंटीबॉडीज काजेस रिडक्शन ऑफ 80 to 90% ऑफ नॉर्मल बीटा सेल्स formation and manifestation develops within the pancreas can no longer produce insulin। अब ये जो ऑटो एंटीबॉडीज होती हैं ये क्या करती हैं कि 80 to 90% जो पेंक्रियाटिक बीटा सेल्स होती हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। जब 80 to 90% बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन होएगी तो यू कैन से कि एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी लैक ऑफ इंसुलिन होता है। तो उसके रिजल्ट में कैटाबोलिक प्रोसेस होना शुरू हो जाता है, कीटोन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। ओके तो ये टाइप वन के अंदर ये प्रॉब्लम हो रहा होता है कि मसल्स वाज अनएबल टू यूज ग्लूकोज ड्यू टू लो इंसुलिन, increase glucose due to low insulin, decrease insulin in the blood vessels, pancreas, glycogen and protein breakdown causes ketoacidosis। अब ketoacidosis कैसे होती है
कि पहली कंडीशन ये होती है कि डिक्रीज इंसुलिन इन द ब्लड वेसल। अब पेंक्रियाटिक बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन हो गई है, जैसे डिस्ट्रक्शन होएगी तो उसके रिजल्ट में जो इंसुलिन है उनकी रिडक्शन हो जाती है। अब ग्लूकोज का लेवल अल्टीमेटली ब्लड वेसल के अंदर ज़्यादा हो जाता है क्योंकि ग्लूको या इंसुलिन की डेफिशिएंसी है, एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी है, जिसके रिजल्ट में जो GLUT4 रिसेप्टर्स होते हैं उन्होंने स्केलेटल मसल के अंदर ग्लूकोज को भेजना होता है। अब जब स्केलेटल मसल के अंदर ग्लूकोज नहीं जाएगी तो वहाँ पे ग्लाइकोजन और जो प्रोटीन स्टोर पड़े होते हैं उनकी ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है। जैसे प्रोटीन की ब्रेक डाउन होएगी, ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन होएगी तो सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस होते होते ताकि जो इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट ऑफ द सेल है उसको ग्लूकोज नॉर्मल क्वांटिटी में चाहिए होता है। और वो ले कहाँ से रहा होता है, ये जो स्टोर ग्लाइकोजन पड़ी होती है, ये स्टोर प्रोटीन पड़ी होती है वहाँ से, उसके रिजल्ट में कीटोन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं और इस कीटोन की वजह से कीटोएसिडोसिस हो रही होती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में वेट लॉस हो रहा होता है, पॉलीडिप्सिया होता है, पॉलीयूरिया होता है, पॉलीफेजिया होता है, वीकनेस और फटीग होता है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो रहा होता है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस है। और कब होएगी, जब एब्सोल्यूट एब्सेंस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन होएगी और ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस को भी लीड कर रही होती है। ओके, बाकी आप नमाज के लिए ब्रेक ले लें, नमाज के ब्रेक के बाद इंशाल्लाह 6 PM बैक आते हैं और 6 PM हम लीवर सिरोसिस को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये टाइप 2 इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया कर लेंगे।